केबी थिंद क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण यानी व्यक्तित्व के प्रकार। इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है। व्यक्तित्व व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक गुणों का योग होता है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो मैंने अपने पिछले वीडियो में इसको पूरी डिस्क्राइब करके समझाया है। वहाँ पर मैंने व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं पूरे विस्तृत रूप में समझाई हैं, तो आप उसको मेरे पिछले वीडियो से समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए गए हैं। व्यक्तित्व का सबसे पहला वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स के द्वारा 400 ईसा पूर्व बताया गया था। हिप्पोक्रेट्स ने शरीर द्रव की बात की थी, यानी बॉडी फ्लूइड की बात की थी, और उन्होंने ये कहा था कि 4 प्रकार के बॉडी फ्लूइड जो होते हैं वो मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। उनमें से कोई एक बॉडी फ्लूइड या शरीर द्रव जो होता है वो प्रधान रूप में मौजूद होता है, यानी उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसी के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है या वो गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। उन्होंने पीला पित्त, काला पित्त, रक्त और कफ या श्लेष्मा बताया था। पीला पित्त, जिस व्यक्ति में इस द्रव की प्रधानता होती है, ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े, तुनक मिजाज और बेचैन होते हैं। इस प्रकार को उन्होंने गुस्सैल प्रकार कहा है। हिप्पोक्रेट्स ने इस पीला पित्त वाले प्रकार को गुस्सैल प्रकार कहा है। काला पित्त की प्रधानता वाले व्यक्ति जो होते हैं वो उदास और डिप्रेस्ड होते हैं, यानी चिंताग्रस्त होते हैं। इस प्रकार को हिप्पोक्रेट्स ने निराशावादी प्रकार कहा है। जिन लोगों में रक्त यानी ब्लड की जो द्रव होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, उसकी प्रधानता होती है, ऐसे लोग प्रसन्न, खुशमिजाज, उत्साही होते हैं। व्यक्तित्व के इस प्रकार को हिप्पोक्रेट्स ने आशावादी कहा है। कफ यानी कि श्लेष्मा, जिन लोगों में इस शरीर द्रव की प्रधानता होती है वे शांत, निष्क्रिय और भावशून्य होते हैं। ऐसे प्रकार को हिप्पोक्रेट्स ने विरक्त प्रकार कहा है। तो हिप्पोक्रेट्स ने आज से 400 ईसा पूर्व व्यक्तित्व को शरीर द्रव के हिसाब से इन 4 भागों में बांटा था और 4 विभिन्न प्रकार बताए थे। अब हम व्यक्तित्व के वर्गीकरण को देख लेते हैं, किस प्रकार से व्यक्तित्व को विभिन्न भागों में बांटा गया था। क्योंकि जो हिप्पोक्रेट्स ने बताया था उसको लोगों ने शुरुआत में तो माना, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। फिर बाद में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। अगर हम व्यक्तित्व के वर्गीकरण को मोटे रूप में देखें तो भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण 2 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। भारतीय दृष्टिकोण में देखें तो सांख्य दर्शन के आधार पर, जिसमें कपिल मुनि ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, और आयुर्वेद में व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। अब अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। शरीर रचना के आधार पर क्रैशमर और शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। चिंतन के आधार पर थॉर्नडाइक का वर्गीकरण आता है, और सामाजिक गुणों के आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। आइए अब इन प्रकारों को हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम भारतीय दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण में जैसे मैंने आपको बताया सांख्य दर्शन और आयुर्वेद। तो सबसे पहले सांख्य दर्शन की बात करते हैं। सांख्य दर्शन, जिसमें कि कपिल मुनि ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा या 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है। सात्विक गुण या सतोगुण प्रधान व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तियों में जो सबसे खास गुण होता है, जो मतलब अगर कहा जाए कि सात्विक गुण वाले व्यक्तियों को या सतो प्रधान व्यक्तियों को एक शब्द में आप बताइए तो उनका गुण आएगा सज्जनता।
सज्जनता यानी जो संत के गुण होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति के गुण होते हैं, इस वर्ग में जो भी व्यक्ति आते हैं उनमें सारे पॉजिटिव यानी सकारात्मक गुण होते हैं, जैसे संस्कारी, धार्मिक, दूरदर्शी, विवेकी, सरल, नम्र, उदार, संतोषी, कर्तव्यनिष्ठ, न्यायप्रिय, शांत, परोपकारी, यानी सारे के सारे पॉजिटिव सकारात्मक गुण इस प्रकार के व्यक्तित्व में होते हैं। अब अगर हम बात करें राजसिक गुण की, यानी राजसिक जो गुण प्रधान व्यक्ति होते हैं, इसको रजोगुण प्रधान भी कहा जाता है। तो जो लोग रजोगुण राजसिक यानी राजा, तो राजा में जो गुण होते हैं इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। मैंने आपको बाहर ये भी बताया था थंबनेल में कि ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो ट्रिक यही है, राजसिक यानी राजा। तो जो राजा के अंदर जो गुण होते हैं वो इस तरह के कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति में होते हैं। तो कर्म प्रधान होते हैं। सबसे मुख्य गुण है कि रजोगुण में जो व्यक्ति होते हैं वो कर्म प्रधान होते हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग उत्साही, वीर, क्रियाशील, बातूनी, चंचल, परिश्रमी, साहसी, आशावादी होते हैं, विलासी होते हैं, चालाक, खुदगर्ज और मतलबी होते हैं। अब अगर हम बात करें तामसिक या तमोगुण प्रधान व्यक्ति की, तो जिस प्रकार से सतोगुण में सारी क्वालिटीज़ पॉजिटिव पाई जाती हैं यानी सकारात्मक पाई जाती हैं, वैसे ही तमोगुण प्रधान व्यक्ति में सारी नकारात्मक गुण पाए जाते हैं। हम ताम का मतलब होता है तांबा। तो जैसे तांबा घरेलू बिजली में के तारों में इस्तेमाल होता है और बिजली के तार को अगर आप छुएंगे तो करंट लगेगा, है ना, झटका लगेगा। तो वही चीज़ें आप यहाँ मान के चलिए कि सारे नकारात्मक गुण होते हैं। हालांकि तांबे में सारे नकारात्मक गुण नहीं होते, लेकिन बिजली के तार में जब आप हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा। आप वहीं से ये मान के चलिए कि झटका देने वाले, यानी ऐसे लोग दूसरों को कष्ट देने वाले होते हैं। उनको दूसरों को कष्ट देने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लोग आलसी, अकर्मण्य यानी बिल्कुल भी मेहनत नहीं करने वाले, निराश, अहंकारी, क्रोधी, क्रूर, कायर और कुकर्मी होते हैं। तो सारे नकारात्मक गुण इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आयुर्वेद के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। आयुर्वेद का ये मानना है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब इन 5 तत्वों में से पृथ्वी तत्व और जल तत्व, यानी पृथ्वी तत्व जो है उसमें जब जल तत्व का मिश्रण होता है तो कफ प्रधान व्यक्ति का निर्माण होता है, यानी कफ बनता है। जल तत्व में अग्नि तत्व का मिश्रण जब होता है तो पित्त बनता है। और इसी प्रकार से वायु तत्व में जब आकाश तत्व का मिश्रण होता है तो वात बनता है। वात यानी हवा। तो इसी प्रकार से यही सारे गुण आयुर्वेद के आधार पर इन व्यक्तियों में आते हैं। तो उस व्यक्ति जो ये 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों के मिश्रण से 3 प्रकार के व्यक्तित्व बनते हैं, कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात प्रधान। कफ प्रधान व्यक्ति मोटे, आलसी, आराम व निद्रा पसंद, निराशावादी, ज़िद्दी, बुद्धिमान। और चूंकि कफ प्रधान होते हैं, ठीक है, जल तत्व की अधिकता होती है, इसलिए सर्दी ज़ुकाम वाले होते हैं, यानी इनको सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। ये स्नेही होते हैं, यानी दूसरों को प्यार देने वाले और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं, केयरिंग होते हैं। और इनको भोजन बहुत पसंद होता है, तो ये भोजन प्रेमी होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ कफ प्रधान व्यक्ति में होती हैं। अब हम बात करते हैं पित्त प्रधान। पित्त प्रधान व्यक्ति, इसमें अग्नि की प्रधानता होती है, अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अग्नि की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति सुगठित शरीर वाले, सुगठित शरीर, इनका शरीर जो होता है बैलेंस होता है, ना तो बहुत मोटे होते हैं ना बहुत दुबले पतले होते हैं, संतुलित शरीर होता है। ये सामाजिक होते हैं, यानी इनको सामाजिक कार्य करने में आनंद होता है, दूसरों से घुलना मिलना, इस तरह के काम ये करते हैं। ये लेकिन आलसी होते हैं, थोड़े से सुस्त होते हैं,
संवेगात्मक रूप से मजबूत होते हैं, यानी इमोशनली ये बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन इन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि इमोशनल होते हैं तो गुस्सा भी इमोशन का ही रूप है, तो इनको गुस्सा भी जल्दी आता है। साथ ही ये भोजन प्रेमी होते हैं। भोजन प्रेमी क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो पित्त प्रधान होते हैं वो अग्नि की प्रधानता होती है इनके शरीर में, और अग्नि की वजह से क्या होता है, भूख बहुत लगती है इन्हें, तो भूख बहुत तेज़ लगती है, इसलिए ये भोजन काफ़ी खाते हैं। इनकी नींद गहरी होती है, मतलब काफ़ी अच्छी नींद सो लेते हैं ये। इसके साथ साथ ये घमंडी भी होते हैं, आक्रामक होते हैं और मेधावी, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं और अच्छे वक्ता होते हैं। अपनी बातचीत से दूसरों को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं वात प्रधान व्यक्ति की। वात प्रधान, वात का अर्थ होता है हवा, तो वायु तत्व की प्रधानता होती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में वायु की प्रधानता होती है। अब वायु की क्या क्वालिटी होती है? वायु की विशेषता होती है कि हल्की फुल्की होती है। ठीक वही गुण इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में होता है कि वो दुबले पतले होते हैं, फूंक मारो तो उड़ जाए। तो दुबले पतले होते हैं, कम शारीरिक बल वाले होते हैं, चंचल होते हैं, स्फूर्तिमान होते हैं, क्योंकि भाई शरीर हल्का होता है तो निश्चित रूप से स्फूर्तिमान होते हैं। ठीक है। सामाजिक होते हैं, उदारवादी होते हैं, अस्थिर होते हैं। चंचल यानी कि अस्थिर, इनका मन बहुत जल्दी एक कार्य से दूसरे कार्य में, एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक में बदलता रहता है। ये अव्यवस्थित होते हैं, बातूनी होते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु भी होते हैं, अशांत रहते हैं, संवेगात्मक रूप से भी अस्थिर होते हैं और साथ ही साथ ये थोड़े डरपोक होते हैं। और इनकी नींद जो होती है वो कच्ची होती है, मतलब कि पूरी तरह से नींद नहीं ले पाते, इनकी नींद टूटती रहती है, इसलिए अनिद्रा की समस्या रहती है। अब अगर हम बात करें पाश्चात्य दृष्टिकोण से, भारतीय दृष्टिकोण हमने देख लिया, पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में सबसे पहला वर्गीकरण अगर हम देखें तो शरीर रचना के आधार पर देख सकते हैं। शरीर रचना के आधार पर क्रैशमर ने और शेल्डन ने वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का। क्रैशमर जो कि एक जर्मन मनोचिकित्सक थे, उन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया। पिकनिक, अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी याद करने के लिए। तो पिकनिक यानी कि आप पिकनिक से अंदाज़ लगा सकते हैं, जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं। दूसरी बात, जब हम ज़्यादा खाते पीते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, गोलू मोलू हो जाते हैं। तो पिकनिक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलकाय होते हैं, गोल मटोल होते हैं। इनका कद छोटा होता है, इनका शरीर भारी होता है, लेकिन ये सामाजिक होते हैं, समाज में घुलना मिलना इन्हें पसंद होता है। ये खुश मिजाज होते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, जीवन को एंजॉय करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आराम पसंद होते हैं, इन्हें सोना बहुत अच्छा लगता है। और पिकनिक मैंने पहले ही क्वालिटी बता दी कि खाने पीने का इन्हें बहुत शौक होता है। अब दूसरे प्रकार हैं एस्थेनिक। एस्थेनिक लंबकाय, ये शरीर से लंबे होते हैं। इनकी क्वालिटी है कि इनका कद लंबा होता है और लंबे होने के साथ साथ दुबले पतले भी होते हैं और चिड़चिड़े होते हैं और काल्पनिक होते हैं, यानी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर रहते हैं, यानी जिम्मेदारियां नहीं उठाते, जो भी इनकी सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं उनको उठाने से ये बचते हैं। अब तीसरे हैं एथलेटिक। एस्थेनिक के लिए मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं बताई, लेकिन एथलेटिक के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ। तो आप जब एक बार पिकनिक और एथलेटिक याद कर लेंगे तो एस्थेनिक तो आपको पता ही चल जाएगा कि उसमें कौन सी क्वालिटी वाले व्यक्ति आएंगे। सामान्य रूप से शरीर रचना पर के आधार पर देखिए, आप मोटा मोटा 3 है कि मोटे, पतले और सुडौल, ठीक है। मोटे मैंने आपको बता दिया कि जो पिकनिक यानी कि खाने पीने के शौकीन होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एथलेटिक बता रही हूँ। एथलेटिक आपको अंदाज ही लग गया होगा, जो एथलीट से बना है। एथलीट मतलब जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी खेलने के शौकीन होते हैं, और वही यहाँ पर क्वालिटी आती है इस टाइप के व्यक्तित्व की। जो एथलीट टाइप के व्यक्ति होते हैं वो वास्तव में खिलाड़ी क्वालिटीज़ जो भी होती हैं, यानी खिलाड़ी व्यक्ति कैसा होगा, निश्चित रूप से स्वस्थ होगा, उसका शरीर सुडौल और संतुलित होगा, यानी जितने भी अंग होंगे वो बैलेंस होंगे। तो एथलीट क्वालिटी वाले व्यक्ति जो होते हैं वो
स्वस्थ, सुडौल और संतुलित शरीर वाले होते हैं। इनकी मांसपेशियां शक्तिशाली और मजबूत होती हैं। ये एक्टिव होते हैं, खिलाड़ी व्यक्ति हमेशा एक्टिव होता है, तो ये क्रियाशील होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एथलीट वर्ग में जो व्यक्ति आते हैं उनकी है कि वो समायोजनशील होते हैं, हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेते हैं, और उनके इसी गुण के कारण, उनके एडजस्ट करने की क्वालिटी के कारण उनको समाज में बहुत प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है। तो जब आप एक बार पिकनिक क्वालिटी और एथलेटिक क्वालिटी कि पिकनिक क्वालिटी वाले गोल मटोल होते हैं और एथलेटिक क्वालिटी वाले मजबूत सुडौल शरीर वाले होते हैं, तो बच गए एस्थेनिक। तो निश्चित रूप से एस्थेनिक में दुबले पतले शरीर वाले आएंगे। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने आपको बताया था कि तीन वर्गीकरण बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं, तो ये चौथा प्रकार क्या है? वास्तव में ये चौथा प्रकार क्रेशमर ने बाद में बताया, क्योंकि ये कहा गया कि 3 ही प्रकार के व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हों जिनमें उपरोक्त तीनों ही वर्गों की कुछ न कुछ क्वालिटीज़ हों, तो ऐसे लोगों को डायस्प्लास्टिक टाइप में रखा गया। इन लोगों में उपरोक्त तीनों प्रकारों के मिले जुले गुण होते हैं, यानी जो उपरोक्त तीनों में से थोड़े थोड़े कुछ न कुछ गुण, क्वालिटीज़ जिन व्यक्तियों में होती हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस समूह में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं शेल्डन के वर्गीकरण की। शेल्डन ने भी शरीर रचना के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, व्यक्तित्व के 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है। एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और मेसोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी, एंडो आप अंडा याद कर सकते हैं, अंडा यानी हम्टी डम्टी। हम्टी डम्टी कैसा था? गोल मटोल था। अंडा गोल मटोल होता है, थोड़ा ओवल शेप होता है, ठीक है, लेकिन गोल मटोल माना जाएगा, ठीक है। तो हम्टी डम्टी वाली क्वालिटीज़ इसके अंदर होती हैं, ठीक है। ये गोलाकार होते हैं और मोटे नाटे, आराम पसंद, खुश मिजाज, सामाजिक, खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो आप इसको वहाँ से याद कर सकते हैं। एक्टोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी जो एक्टिव हों, ठीक है। तो एक्टिव जो हल्का फुल्का होगा, दुबला पतला होगा, वही एक्टिव होगा, ठीक है। ये लंबकार होते हैं, यानी लंबे होते हैं। दुबले पतले इकहरे शरीर वाले होते हैं और इनकी मांसपेशियां यानी मसल्स जो होती हैं वो डेवलप नहीं होती हैं, ठीक है। और एकांत प्रिय, इनको अकेले रहना अच्छा लगता है, समाज में घुलना मिलना पसंद नहीं होता। संकोची होते हैं, ये शर्मीले होते हैं, यानी अपनी बात दूसरों से कहने में इन्हें थोड़ा सा संकोच और लज्जा का अनुभव होता है। असामाजिक, यानी समाज में न घुलने मिलने वाले होते हैं, एक्टोमॉर्फी। अब बच गए मेसोमॉर्फी। तो जो क्वालिटीज़ एंडोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी में नहीं है वो मेसोमॉर्फी में है। मेसोमॉर्फी यानी सुडौलकार। सुडौलकार यानी कि इनका शरीर सुडौल होता है, इनकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ विकसित होती हैं, ये बहादुर होते हैं और जोखिम उठाने वाले होते हैं, यानी ऐसे कामों को करना पसंद करते हैं जिसमें कि जोखिम हो, खतरा हो, और ये आक्रामक होते हैं और नेतृत्व करने वाले होते हैं, यानी लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, और साथ ही साथ जो निश्चय कर लेते हैं उस पर दृढ़ रहते हैं, यानी अपने निश्चय पर अटल रहते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो क्रेशमर ने वर्गीकरण बताया है और जो शेल्डन ने वर्गीकरण बताया है वो लगभग एक जैसा है, ठीक है। उन्होंने भी गोलकाय की बात की है, यहाँ इन्होंने गोलाकार की बात की है। उन्होंने लंबकाय बताया, यहाँ लंबाकार है। उन्होंने सुडौलकाय बताया, यहाँ सुडौलकार व्यक्तित्व है। तो क्वालिटीज़ वही हैं, मोटा, दुबला और सुडौल, ठीक है, बस नाम अलग अलग दिए हैं। उन्होंने दूसरे नाम दिए हैं और शेल्डन ने उसको दूसरे नाम दिए हैं। इसको हम चित्र से समझ लेते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। चित्र आप देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से बताया गया है। नीचे हमने चित्र वही है 3, ठीक है, दुबला पतला, सुडौल शरीर वाला और मोटा मोटा व्यक्ति, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार को ऊपर हमने क्रेशमर दिखा दिया है और नीचे शेल्डन। तो जिसको शेल्डन ने एक्टोमॉर्फी कहा है उसी को क्रेशमर ने एस्थेनिक कहा है, ठीक है। जिस प्रकार के व्यक्तित्व को, यानी कि ये सुडौल शरीर वाला व्यक्ति है, इसकी मांसपेशियां विकसित हैं, ठीक है, इसका शरीर संतुलित है, इसको शेल्डन ने
मेसोमॉर्फी कहा है और इसी को क्रैशमर ने एथलेटिक टाइप कहा है। और ये हैं आपके गोल मटोल, यानी कि इनको क्रैशमर ने पिकनिक टाइप कहा है और शेल्डन ने इन्हीं को एंडोमॉर्फी पर्सनैलिटी कहा है। तो चित्र के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से क्रैशमर ने क्या नाम दिए हैं, ठीक है, और शेल्डन ने क्या नाम दिए हैं, उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम दूसरे वर्गीकरणों की बात करें तो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण युंग ने किया है। ये वर्गीकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्गीकरण है और एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। युंग ने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर दो प्रकार से बांटा है, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। बहिर्मुखी, बहिर का मतलब होता है बाह्य, बाहरी। तो जो व्यक्ति बाह्य जगत में रुचि रखता है, बाह्य समाज में रुचि रखता है, सारी क्वालिटीज़ उसकी बाह्य समाज में रुचि रखने वाली होती हैं, वो व्यक्ति बहिर्मुखी होता है। और जब मैं आपको इन व्यक्तित्वों के बारे में बता रही हूँ तब आप निश्चित रूप से किसी न किसी व्यक्ति के साथ इसको संबद्ध करके समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप इन व्यक्तित्व के बारे में पढ़ें तो आप ये कल्पना कीजिए कि कौन व्यक्ति है आपके आसपास, आपके जानने वालों में, जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ या ये गुण हैं और वो किस कैटेगरी में आएंगे। तो अगर हम बात करते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति की, तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं, आशावादी होते हैं, यथार्थवादी होते हैं, यानी यथार्थ में जीने वाले होते हैं, कल्पना की दुनिया में जीने वाले नहीं होते, रियलिस्टिक होते हैं, मित्र बनाने वाले, क्योंकि वह समाज में रुचि रखते हैं, दूसरों से घुलते मिलते हैं, समाज में जाते हैं, इसलिए मित्र बनाने वाले होते हैं। इनके दोस्तों की संख्या बहुत होती है, खुश मिजाज होते हैं और इसी खुश मिजाज के कारण, यानी खुश रहने के कारण ही चुटकुले सुनाते हैं, ये मित्र बहुत आसानी से बना लेते हैं। अच्छे वक्ता होते हैं, यानी बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को अपनी बातचीत से बहुत जल्दी इम्प्रेस कर लेते हैं और इसी कारण इनके मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, यानी जो एक बार सोच लेते हैं उसको पूरा करते हैं। चिंता नहीं करते, यानी चिंता से मुक्त होते हैं। आक्रामक होते हैं, ईगो इनका बहुत ज़्यादा हावी होता है, यानी ये अहंकारी होते हैं। इनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है, यानी नेतृत्व करने वाले होते हैं ये, और कैसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आ जाएं ये कभी भी उसमें घबराते नहीं हैं। क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, यानी तुरंत निर्णय लेने वाले, और जो भी नवीनताएं होती हैं, मतलब जो भी कोई भी नई चीज़ आए उसको ये मानने वाले होते हैं, यानी समाज में नई नई विचारधाराओं के पोषक होते हैं, यानी ये चाहते हैं कि समाज में जो पुरानी चीज़ें हैं वो सब दूर हों और नवीनताएं आएँ, तो नवीनता के पोषक होते हैं ये। इस तरह के कैटेगरी में या वर्ग में राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, शासक, प्रबंधक, व्यापारी और खिलाड़ी आदि आते हैं। व्यक्तित्व का दूसरा प्रकार जो बताया है इन्होंने वो है अंतर्मुखी। अंतर मतलब अंदर, ठीक है। तो जैसे अंदर कमरे में, एक कमरे में व्यक्ति चुपचाप बैठा रहे, वही वाली क्वालिटीज़ इसमें होती हैं। ऐसे व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं। अगर इनको एक शब्द में बताना हो तो आत्म केंद्रित, यानी अपने आप में केंद्रित, ठीक है। जैसे कछुआ होता है, वो क्या करता है, अपने खोल में घुसा रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये अपने आप में केंद्रित, अपने आप में सिमटे हुए होते हैं। ये अपने आप में मग्न रहते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, अकेले रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, संकोची होते हैं, अपनी बात दूसरों से कह नहीं पाते, शर्मीले होते हैं, असामाजिक होते हैं, यानी समाज के लोगों से घुलना मिलना ये कम पसंद करते हैं। इनके मित्रों की संख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये कम बातचीत करते हैं, दूसरों से मिलते जुलते नहीं, तो जाहिर सी बात है इनके मित्र भी कम होंगे। ये रूढ़िवादी होते हैं और पुराने रीति रिवाजों को आदर देने वाले होते हैं। रूढ़िवादी का मतलब हुआ कि जो भी पुरानी परंपराएं हैं हमारी, जो चलती चली आ रही हैं, उसमें परिवर्तन नहीं चाहते, ये उसी को मानने में यकीन रखते हैं। पुस्तक प्रेमी होते हैं, किताब पढ़ना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। चिंतनशील होते हैं, यानी कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। विचारक होते हैं, विभिन्न बातों पर विचार करते हैं। व्यवहारिक कार्यों में अकुशल होते हैं। धार्मिक, सामाजिक
राजनीतिक समस्याओं पर बहुत चिंतन करते हैं, लेकिन केवल चिंतन ही करते हैं, आगे आकर इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई भी प्रकार का व्यवहारिक कार्य नहीं करते। शक्की होते हैं लेकिन आज्ञाकारी होते हैं, यानी प्रतिनिधित्व का गुण नहीं होता है इनमें, दूसरों को डोमिनेट नहीं करते हैं, खुद डोमिनेट होते हैं। तो ये आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। और अगर इनसे किसी बात पर निर्णय लेने के लिए कहा जाए तो जल्दी निर्णय ले नहीं पाते हैं। निर्णय लेने में इन्हें बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सोचते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले ये उस पर बहुत अच्छी तरह उसका पक्ष विपक्ष सोच लेते हैं, तब ये कोई निर्णय ले पाते हैं। ये अच्छे लेखक होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते। इसमें लेखक, कवि, दार्शनिक आदि आते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तो व्यक्तित्व के 2 ही प्रकार बताए थे, ये तीसरा उभयमुखी कहाँ से आ गया? वास्तव में व्यक्तित्व के 2 ही प्रकार बताए थे। तीसरा प्रकार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनकी आलोचना की कि व्यक्तित्व के 2 ही प्रकारों में दुनिया के सभी लोगों को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों में कुछ क्वालिटी अंतर्मुखी की और कुछ क्वालिटी बहिर्मुखी की हो, तब इन्होंने व्यक्तित्व का एक तीसरा प्रकार माना जिसे उभयमुखी या एम्बिवर्ट कहा जाता है। तो सभी लोग इन 2 वर्गों यानी शुद्ध बहिर्मुखी या शुद्ध अंतर्मुखी में आए, ये आवश्यक नहीं है। अधिकांश लोग एक परिस्थिति में अंतर्मुखी के रूप में व्यवहार करते हैं और दूसरी परिस्थिति में बहिर्मुखी के रूप में व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोगों को उभयमुखी की संज्ञा दी जाती है, यानी कि जिनमें कुछ क्वालिटीज़ अंतर्मुखी की और कुछ क्वालिटीज़ बहिर्मुखी की हों। चिंतन के आधार पर वर्गीकरण थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है और इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। सूक्ष्म विचारक वे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी बात पर बहुत गहराई से विचार करते हैं और कोई भी काम करने से पहले उसके पक्ष और विपक्ष पर बहुत ही बारीकी से विचार कर लेते हैं। इस वर्ग में वैज्ञानिक, तर्कशास्त्री, दार्शनिक और गणितज्ञ आते हैं। स्थूल विचारक ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि सूक्ष्म चिंतन नहीं करते, यानी किसी बात पे बहुत गहराई से विचार नहीं करते। ये केवल ऊपरी या विशिष्ट जानकारी प्राप्त करके काम चला लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बच्चे, जो कि साल भर खूब हर चीज़ का बारीकी से पढ़ाई करके अध्ययन करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो लास्ट एग्जाम के कुछ दिन पहले क्वेश्चन बैंक से बस थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ के काम चला लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो स्थूल विचारक के अंतर्गत आते हैं। प्रत्यय विचारक ये जो होते हैं प्रत्ययों के माध्यम से चिंतन करते हैं। अब प्रत्यय क्या होते हैं ये तो मैं आपको डिटेल में यहाँ नहीं बता सकती, उसके लिए एक अलग वीडियो कभी बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो प्रत्यय विचारक होते हैं प्रत्ययों के माध्यम से क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। इस तरह के चिंतन में ये संख्याओं, संकेतों, चिन्हों आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे भौतिक शास्त्री या गणितज्ञ। इंद्रिय विचारक ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विचार करते हैं, जैसे मूक बधिर हो गए, दृष्टिहीन व्यक्ति हो गए आदि। अब हम बात करते हैं सामाजिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण की। इसमें स्प्रेंगर ने सामाजिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले व्यक्ति सामाजिक कहलाते हैं, जैसे समाज सुधारक, नेता आदि। धार्मिक, ईश्वर के प्रति जो असीम श्रद्धा रखते हैं ऐसे लोग धार्मिक कहलाते हैं। इस वर्ग में संत, पंडित, पुजारी, पादरी आदि आते हैं। राजनीति में रुचि रखने वाले व्यक्ति और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं, जैसे राजनेता। आर्थिक, इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो धन को अधिक महत्व देते हैं और अधिक से अधिक धन अर्जित करने में लगे रहते हैं। इसमें उद्योगपति, व्यापारी, दुकानदार आते हैं। वैचारिक या सैद्धांतिक, कहीं कहीं पे इनको सैद्धांतिक, कहीं पर वैचारिक कहा गया है। इसमें बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति आते हैं और मुख्य रूप से इसमें दार्शनिक, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता आते हैं। सौंदर्य प्रेमी, सौंदर्य का बोध रखने वाले सभी व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं, जैसे चित्रकार, कलाकार, साहित्यकार, मूर्तिकार, नाटककार आदि। तो ये थे व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार। और आज हमने व्यक्तित्व के वर्गीकरण पढ़े, जिसमें अलग अलग तरह से जो मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है उसका अध्ययन किया, हमने समझा। लेकिन इसमें मुख्य रूप से क्रेशमर, शेल्डन
और यूंग का वर्गीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप निश्चित रूप से बहुत ही ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।